नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने रसों के बारे में चर्चा किया था और टोटल हमने रसों की चर्चा कर रखा था। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कि निश्चित रूप से देखा जाए तो कोई दम नहीं है, केवल अपने समझ की बात है। आप अगर इनमें आए हुए बिंदुओं को अच्छी तरीके से समझते हैं तो निश्चित रूप से इस टॉपिक में कोई दम नहीं है। तो आज हम लोग छंदों के बारे में पढ़ेंगे कि छंद है क्या। तो सबसे पहले छंद समझ लेते हैं क्या। तो जिस रचना में या जिस कविता में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। और छंदों की चर्चा सर्वप्रथम देखा जाए तो पिंगल महोदय ने किया था और इसीलिए पिंगल महोदय को छंद शास्त्र का जनक माना जाता है, अर्थात छंदों के आदि आचार्य जो हैं वह पिंगल महोदय को माना जाता है। और पिंगल महोदय ने छंदों की जो चर्चा किया था, तो पिंगल महोदय ने छंदों की चर्चा अपनी प्रथम पुस्तक छंद सूत्र में किया था। उसके बाद देखें कि छंद का अगर सर्वप्रथम उल्लेख की बात किया जाए तो सर्वप्रथम छंदों का उल्लेख देखा जाए तो आपके ऋग वैदिक काल में देखने को मिलता है, अर्थात वैदिक काल में देखने को मिलता है। अब छंद के कितने अंग हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो छंद के विभिन्न अंग हैं, इसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो हम लिख भी दे रहे हैं, थोड़ा सा बंद करो। तो एक बार आप व्हाइट बोर्ड पे देखना चाहें तो देख भी लें। मैंने लिख दिया है कि जिस रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? छंद। और छंदों के आदि आचार्य पिंगल महोदय को माना जाता है। और पिंगल महोदय ने छंदों की जो चर्चा किया था उन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक आपका देखा जाए तो छंद सूत्र में किया था। और यहाँ देखा जाए तो छंद के अनेक अंग हैं, उन अंगों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए छंदों के कितने अंग हैं, कौन कौन से इसके अंग हैं। तो पहला जो अंग है छंद का वह वर्ण है। और आपको पता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। वर्ण कितने होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो आपका पहला की यदि हम बात करें तो ह्रस्व, और इसको हम क्या कहते हैं? दूसरे को दीर्घ कहते हैं। इसको हम लघु भी कह सकते हैं और इसको हम गुरु भी कह सकते हैं। यहीं से आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे कि ह्रस्व वर्ण क्या है? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और आपका देखा जाए तो ऋषि वाला री। अगर यह वर्ण कहीं भी आ रहे हैं तो हम मात्रा कितना काउंट करेंगे? एक। कितना मात्रा काउंट करेंगे? एक। तो अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री। यह जहाँ भी वर्ण आएगा वहाँ हम मात्रा कितना काउंट करेंगे? एक। और दूसरा होता दीर्घ या गुरु वर्ण। क्या क्या होता? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ए, आए, ओ, औ। इतना ही दीर्घ वर्ण होता है, लेकिन मैं यहाँ ऐसे भी लिख दे रहा हूँ, अंग और अह। ठीक है, सॉरी, अंग ऐसे रहता और अह ऐसे। ठीक है, मैं इसको वर्ग में कर दे रहा हूँ। वैसे दीर्घ जो वर्ण है यह सात ही है, आ, बड़ी, बड़ा, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ मात्रा काउंट करेंगे तो अंग भी जहाँ आएगा और अह भी जहाँ आएगा हम मात्रा कितना काउंट करेंगे? दो। इसका मतलब क्या होता है? गुरु। इसका मतलब क्या? गुरु। इसका मतलब लघु, जिसका मात्रा एक होगा वह लघु होता है और जिसका मात्रा दो होता है वह क्या होता है? गुरु होता है। क्या होता है? गुरु। अब देखिए मात्रा किसे कहते हैं? सिमिलरिटी इसी से मिलता जुलता है। मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा, तो ध्यान से समझेंगे मात्रा किसे कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। अब मात्राओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। ह्रस्व या लघु वर्ण
या लघु मात्रा का मतलब एक, दीर्घ या गुरु, अर्थात दीर्घ या गुरु मात्रा हम करें तो इसका मात्रा का क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। तो स्वरों के उच्चारण में लगा जो समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अर्थात कम समय छोटी मात्रा और अधिक समय बड़ी मात्रा। जैसे कुछ स्वर ऐसे होंगे जिनके प्रोनाउंसिएशन में, अर्थात जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा तो वहाँ एक मात्रा होगा, और जिन वर्डों के उच्चारण में अधिक समय लगेगा वहाँ क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा हो जाएगा। जैसे अ कम समय लगा तो एक मात्रा, आ देखिए अधिक समय लगा यहाँ 2 मात्रा, ई कम समय लगा इसलिए एक मात्रा कहा जाए, ई अधिक समय लगा यहाँ क्या हो जाएगा 2 मात्रा। क्लियर है। तो स्वरों के उच्चारण में जो लगा समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है। तो वर्ड हो गया, मात्रा हो गया। अब होगा यति। यति क्या है तो ध्यान से देखेंगे, कविता या काव्य को पढ़ते समय जहाँ हम थोड़े समय के लिए विराम लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। तो काव्य को पढ़ते समय थोड़े समय का विराम यति कहलाता है। क्या कहलाता है, यति कहलाता है। अर्थात जो कामा होगा, कामा जहाँ लगता है वहाँ हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं, अल्प समय के लिए रुकते हैं, तो उसी हम कामा को क्या कहेंगे, यति कहेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया यति। अब आपका वर्ड मात्रा यति, और अगला होता है गति। गति क्या होता है तो ध्यान से सुनेंगे, कविता या काव्य को पढ़ने की जो प्रवाह होती है, अर्थात जो गति होती है और जो लय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो एक बार और सुने, कविता के पढ़ने के प्रवाह एवं गति को क्या कहते हैं, प्रवाह एवं लय को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब जैसे कोई कविता है तो एक अपना उसका धुन है। कोई संगीत ले लीजिए, तो आप संगीत को किताब जैसे पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़िए तो उसमें कोई रस मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कोई भी कविता है तो उसका एक अपना लय है, एक अपना धुन है। तो कविता के पढ़ने को, काव्य के पढ़ने के लय एवं प्रवाह को, किस गति से पढ़ना है, प्रवाह को गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए जनगण मन अपना एक राष्ट्रगान है, और जनगण मन है तो इससे निर्धारित है कि वह 52 सेकंड में क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अब जनगण मन अधिनायक जय हो को आप बिरहा जैसे गाए हैं तो उसका कोई मतलब है, एक तो उसका धुन खराब हो जाएगा, और दूसरा जो मानक के अनुसार 52 सेकंड लगना चाहिए वह 52 मिनट आप लगा देंगे। ठीक है। तो कविता या पद को पढ़ने का जो लय अर्थात जो धुन होता है और जिस गति से तारतम्यता से उसको पढ़ा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो वर्ड हो गया, मात्रा हो गया, अति हो गया, गति हो गया। अब आता है तुक। क्या होता है, तुक। अब ये तुक क्या होता है, तुकांत आप लोग समझ रहे होंगे। तुक क्या होता है, किसी कविता के पंक्ति में जो वर्णों की समानता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तुकांत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, र आ गया लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन का अंतिम वर्ड क्या आ गया, र। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, र आया। और दूसरे लाइन का भी अंतिम वर्ड यदि र आए तो उसी को क्या कहेंगे, तुकांत। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, र। जय कपीस तिहु लोक उजागर, इसमें भी क्या आया, र आया। तो आप देख रहे हैं कि पंक्ति के अंत में जो वर्णों की समानता है उसी को हम क्या कहते हैं, तुकांत कहते हैं। तो पंक्ति के अंत में वर्णों की समानता तुकांत कहलाता है। क्या कहलाता है, तुकांत कहलाता। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो वर्ड हो गया, मात्रा हो गया, यति हो गया, गति हो गया, तुक। अब अगला आता है गढ़। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गढ़ किसे कहते हैं, तो 3 वर्ण मिलाकर के एक गण बनते हैं और एक सूत्र लिखा जाएगा। उस सूत्र का जो पहला अक्षर होगा उससे पहला गढ़ बनेगा।
तो 3 वर्णों के ह्रस्व दीर्घ क्रम को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। तो 3 वर्णों के ह्रस्व दीर्घ क्रम को गण कहते हैं। क्या कहते हैं? गण कहते हैं। एक और क्वेश्चन, गणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 वर्णों के ह्रस्व दीर्घ क्रम को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। और गणों की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। अब देखिए, मैंने बताया कि गणों की संख्या कितनी होती है? 8। और 3 वर्णों के ह्रस्व दीर्घ क्रम को क्या कहते हैं? गण। यह एक सूत्र है और इसी सूत्र से अभी 8 आपके गण निकल जाएंगे। तो 1 2 3 वर्णों के ह्रस्व दीर्घ क्रम को हम क्या कहते हैं? गण। जो पहला अक्षर क्या दिख रहा है? य दिख रहा है, तो पहला क्या गण बनेगा? य गण। क्या बन जाएगा? य गण। पहला अक्षर क्या दिख रहा है? य, तो य से क्या बन जाएगा? य गण। लेकिन य गण में 3 अक्षर तक इसका लीजिए, 3 वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं? य एक गण कहते हैं। तो 3 अक्षर तक आइए, य से 3 अक्षर तक आइए तो क्या बनेगा? य माता। क्या बन गया? य माता। अब आपसे पेपर सेटर पूछ सकते हैं क्या कि यह दे देंगे सिर्फ क्या य गण में कितने मात्रा है? यह नहीं देंगे, नहीं तो आप निकाल ले जाएंगे। तो आपको बताना होगा कितनी मात्रा है। तो इसमें मात्रा काउंट करिए। य अ के बराबर है, अर्थात ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व क्रम है, ह्रस्व वर्ण है, तो यहाँ मात्रा 1 होगा। यहाँ देख रहे हैं आ का मात्रा लगा हुआ है, म पर आ का मात्रा, और आ क्या होता है? गुरु होता है, तो आ का मात्रा क्या हो जाएगा? 2। और त पर भी आ का मात्रा लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी मात्रा क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल मात्रा क्या हुए? 2 2 4 1 5। तो य गण में कितने मात्रा है? तो 5 मात्रा है। कितने मात्रा है? 5 मात्रा। क्लियर है? तो पहले अक्षर से तो य गण बना। अब य को आप बंद करिए और आपको दिख क्या रहा है? म। क्या दिख रहा है? म। अब म से एक दूसरा क्या बनेगा? म गण। क्या बनेगा? म गण। अब म से 3 अक्षर तक प्रोनाउंसिएशन करिए। क्या बनेगा? मातारा। क्या बनेगा? मातारा। इसका मात्रा काउंट करिए। आ है, म पर आ का मात्रा तो 2 मात्रा, यहाँ भी आ है, यहाँ भी 2 मात्रा, रा पर भी आ का मात्रा है, यहाँ भी 2 मात्रा। टोटल मात्रा कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। तो म गण में कितने मात्रा हुए? 6। क्लियर है? अब म को आप बंद करिए और कौन सा अक्षर दिख रहा है? त। तो त से आपका तीसरा गण क्या होगा? त गण। क्या होगा? त गण। क्या हो जाएगा? तगड़। तो यगड़ हो गया, य से यगड़, म से मगड़, और त से क्या हो जाएगा? तगड़। अब त से 3 अक्षर तक जाइए, क्या लिखा है? ताराज। क्या लिखा है? ताराज। मात्रा काउंट करिए। आ है, दीर्घ स्वर है, 2 मात्रा, यहाँ भी दीर्घ स्वर का मात्रा लगा 2 मात्रा, यहाँ क्या हो जाएगा? अ है, 1 मात्रा। टोटल कितनी मात्रा? 5। क्लियर है? तो त गण में कितनी मात्रा है? 5। अब त को ढक लीजिए, जो अक्षर दिख रहा है उससे एक गण बनाइए। तो क्या अक्षर दिख रहा है? र। तो र से आपका क्या हो जाएगा? रगड़। क्या हो जाएगा? रगड़। रगड़ नहीं होगा, रगड़ होगा। ठीक है? और र के बाद 3 अक्षर तक लिखिए। क्या बनेगा? राजभा। क्या बनेगा? राजभा। मात्रा काउंट करिए। आ का मात्रा, यहाँ अ लगा हुआ है ज पर, यहाँ भ पर आ का मात्रा। टोटल मात्रा कितने हो गए? 5। टोटल मात्रा कितने हो गए? 5। उसी प्रकार से आप र को बंद करिए तो कौन सा अक्षर दिख रहा है? ज। अब ज से क्या बनेगा? जगड़ बनेगा। क्या बनेगा? जगड़। अब जगड़ में 3 अक्षर तक आइए, ज से 3 अक्षर जभान। क्या बनेगा? जभान। क्या बनेगा? जभान। और मात्रा काउंट करिए। ज पर अ के समान है 1 मात्रा, भ पर आ का मात्रा लगा है 2 मात्रा, न पर अ है 1 मात्रा। टोटल मात्रा कितना? 4। कितना? 4। तो ज तक तो हो गया है। अब ज को बंद करिए। अगला जो गण होगा 6वां, क्या हो जाएगा? भ से क्या हो जाएगा? भगड़। क्या हो जाएगा? भगड़। और भ से 3 अक्षर तक जाइए, क्या बनेगा? भानस। क्या बनेगा? भानस। मात्रा काउंट करिए। आ का मात्रा तो 2,
अ है एक मात्रा, अ है एक मात्रा, टोटल मात्रा कितने भगड़ में 4। क्लियर है। उसी प्रकार अब भ को बंद करिए तो क्या आपको दिख रहा है, न, न से क्या बनेगा नगड़, और नगड़ न से 3 अक्षर तक जाइए क्या हो जाएगा नस्ल, क्या हो जाएगा नस्ल। मात्रा काउंट करिए, अ है एक मात्रा, अ है एक मात्रा, अ है एक मात्रा, नस, तो न गण में टोटल 3 मात्रा। क्लियर है। अब न को बंद करेंगे तो अब आपको क्या दिखेगा, स से क्या बनेगा सगढ़, क्या बनेगा सगढ़, और 3 वर्ड क्या हो गए सलगा, क्या हो गए सलगा। मात्रा काउंट करिए, अ है एक मात्रा, अ है एक मात्रा, यहाँ आ है 2 मात्रा, टोटल कितने मात्रा 4। अब देखिए ल से कोई गढ़ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ल के बाद एक ही अक्षर है, 3 वर्ड रहेंगे तभी ना एक गढ़ बनेगा। ठीक है, इसलिए ल से कोई गढ़ नहीं बनेगा। ल का अर्थ यहाँ लघु होता है, ग का अर्थ क्या हो जाता है गुरु हो जाता है, क्या हो जाता है गुरु। तो आपने देखा यो माता राजभान जो सलगा सूत्र है इससे गण बने, और गणों की संख्या कितनी बनी 8। जैसे य से यगड़, यगड़ में कितने मात्रा 5 मात्रा, मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ शगड़, और इसमें मैंने मात्राओं का काउंट किया, मात्रा काउंट किया है। जैसे वह यह नहीं देगा भानस में कितने मात्रा है, पूछ देगा पेपर सेटर भगण में कितने मात्रा है। तो यदि आपको सूत्र याद है, यदि आप कर ले जा रहे हैं तब तो आप मात्रा काउंट कर लेंगे 4 मात्रा है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाए होंगे। अब देखिए छंद देखा जाए तो मुख्यतः छंद 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः छंद कितने प्रकार के होते हैं 2, और कुल छंदों की संख्या देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। आपको पढ़ना है 2 ही छंद के बारे में पढ़ना है। पहला है मात्रिक छंद, और यह मात्रिक छंद क्या होता है कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना करते हैं, और मात्राओं की गणना के आधार पर हम छंद के प्रकार का चयन करते हैं। मात्रा की गणना करेंगे और मात्रा की गणना के आधार पर बताएंगे कि इसमें दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, क्या है। ठीक है। और दूसरा होता है वर्णिक छंद। अब वर्णिक छंद क्या होता है, वर्णिक छंद में वर्णों की चर्चा होती है, वर्णों की गणना होती है। क्या होती है, वर्णों की गणना की जाती है, और वर्णों में आधे वर्ण की गणना नहीं की जाती है। तो इसमें वर्णिक छंद में वर्णों की गणना के आधार पर हम बताते हैं कि इसमें फला छंद है। क्लियर है। तीसरा होता है मुक्त छंद, जो छंदों से क्या होते हैं मुक्त होते हैं। अब देखिए मैंने छंद के प्रकार बताया, और छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और आपका देखा जाए तो वर्णिक छंद, जो हमें पढ़ना है मात्रिक छंद और वर्णिक छंद के बारे में। और तीसरा जो होता है वह मुक्त छंद होता है। अब मात्रिक छंद के निम्न भेद हैं, उसमें आपका मात्रिक छंद के क्या क्या भेद हैं। पहला सम मात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सम मात्रिक छंद, और तीसरा क्या होता है विषम मात्रिक छंद। कितने होते हैं मात्रिक छंद 3 प्रकार के, सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब देखिए सम मात्रिक जो छंद है इसके भी निम्न भेद हैं। जैसे पहला देखा जाए तो चौपाई, और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो जहां प्रत्येक चरण में एक समान मात्रा हो वह क्या हो जाएगा सम मात्रिक छंद। तो चौपाई के प्रत्येक चौपाई में 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और दूसरा होता है सम मात्रिक छंद में रोला, और रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और तीसरा होता है हर गीतिका, और हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। सभी के 4 चरण होते हैं, तो हर गीतिका में प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। जबकि अगला आता है गीतिका, और गीतिका में आपके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। उसके बाद से आता है अहीर, और अहीर में प्रत्येक चरण में कितने 11-11 मात्राएं होती हैं। और अगला होता है तोमर, और तोमर के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, तो 12-12 मात्राएं होती हैं। अगला और इसमें लास्ट होता है वीर और आल्हा, वीर या आल्हा, इसके प्रत्येक चरण में 31-31 मात्राएं होती हैं। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है चौपाई है, रोला है और हरिगीतिका है। ठीक है, 3 को आप खूब अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब अर्धसम मात्रिक की बात किया जाए तो अर्धसम मात्रिक क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए कोई काव्य है वो उसके 4 चरण है, तो 2 चरण एक समान हो और 2 चरण एक समान हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे अर्धसम मात्रिक छंद। जैसे
अर्ध सम्मात्रिक छंद क्या है? दोहा है। और दोहा के प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, जबकि दोहा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? तो 11-11 मात्राएं होती हैं। तो अगर किसी पहले चरण में अगर 13 मात्रा आ जा रहा है तो 100% हो गया कि आपका क्या है? दोहा है। प्रथम चरण में यदि 16 मात्रा आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा? आपका चौपाई है। तो एक चरण काउंट करिए चाहे सम्मात्रिक का, तो वह पता चल जाएगा कि दोहा है कि रोला है। ठीक है, तो अर्ध सम्मात्रिक में पहला जो होता है दोहा होता है। और दोहा के प्रथम इसमें भी 4 चरण होते हैं दोहा के। और दोहा के प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में आपका देखा जाए तो 11-11 मात्रा होती है। क्लियर है? अर्ध सम्मात्रिक छंद में जो दूसरा भेद है वह सोरठा है। और सोरठा की बात किया जाए तो सोरठा दोहे का ठीक उल्टा होता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोरठा किसका उल्टा होता है? तो दोहे का। या पूछ लिया जाएगा दोहा किसका उल्टा है? तो सोरठे का। तो सोरठा जो है दोहे का ठीक उल्टा होता है। और जब दोहे का ठीक उल्टा होगा तो सोरठा के प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा हो जाएंगे, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 13-13। क्लियर है? और अर्ध सम्मात्रिक छंद में तीसरा जो है वह बरवे होता है। और बरवे में भी 4 चरण होते हैं। बरवे के प्रथम और तीसरे चरण में आपका देखा जाए तो 12-12 मात्राएं होती हैं। और बरवे के दूसरे और चौथे चरण में आपका देखा जाए तो 7-7 मात्राएं होती हैं। क्लियर है? अब अगला देखा जाए अर्ध सम्मात्रिक का, अगला जो है उल्लाला है। और उल्लाला के प्रथम और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में कितना? 13-13 मात्राएं होती है। ये उल्लाला नहीं है जो आप लोग गीत में पढ़े हैं। हाँ, बहुत बच्चे मजाक कर रहे हैं। उल्लाला है, उलाला उलाला नहीं है, उल्लाला है। ठीक है, उल्लाला के प्रथम और तीसरे चरण में 15 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में कितने होते हैं? आपके 13-13 मात्रा। अब हम विषम मात्रिक छंद को लेते हैं कि इसके कितने भेद हैं। अब देखिए विद्यार्थी कि जो विषम मात्रिक छंद है इसके भी 2 भेद होते हैं। विषम मात्रिक में पहला का जो होता है वह कुंडलिया होता है। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कुंडलिया किन से मिलकर बना है? तो दोहा और रोला मिल करके क्या बनते हैं? कुंडलिया। और ध्यान देंगे कुंडलिया के यहाँ 6 चरण होते हैं। 2 चरण दोहा के होंगे और 4 चरण क्या होंगे? रोला के। एक बार और सुने, कुंडलिया के 6 चरण होते हैं, 2 चरण दोहा के और 4 चरण क्या होते हैं? रोला के। दोहा प्लस रोला बराबर क्या हो जाता है? कुंडलिया। मतलब दोहा और रोला मिलकर के कुंडलिया बनते हैं। तो कुंडलिया का प्रथम 2 चरण दोहा का, अंतिम 4 चरण क्या हो जाएगा? रोला का। तो आप क्या करिए, ऊपर से 2 लाइन काउंट कर लीजिएगा, वो दोहा मिल रहा है तो दोहा हो जाएगा। और नीचे से अंतिम लाइन काउंट कर लीजिए रोला, ये यदि 24 मिल रहा है तो वह क्या हो जाएगा? कुंडलिया। क्लियर है? अब देखिए अगला जो इसका भेद है वह छप्पय होता है। और छप्पय के भी 6 चरण होते हैं। जो छप्पय है वह रोला और उल्लाला से मिल करके छप्पय बना हुआ है। तो प्रथम जो 4 चरण होते हैं वह रोला के होते हैं, और अंतिम जो 2 चरण होते हैं वह उल्लाला के होते हैं। तो रोला और उल्लाला मिल करके क्या बनते हैं? छप्पय बनते हैं। तो पहला लाइन काउंट कर लीजिए, यदि 24 आ रहा है तो वह रोला हो जाएगा। और अंतिम 2 लाइन आप काउंट कर लीजिए उल्लाला का, यदि वह उल्लाला मिल जा रहा है तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? छप्पय हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास समझ में आया होगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हितकारी हो, तो आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। और हमको कृपया कमेंट करके बताएं कि हम आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं, हम आपको पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, और हमें सुधार की ज़रूरत क्या है। ठीक है।